जोहरा सहगल का पोर्ट्रेट मैंने बनाया था 22 साल पहले दिल्ली में 2002 में। वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, वहाँ मैं गया था। हाँ, रुकते रुकते जाएंगे। चलो फिर आज तो रिटर्न जर्नी है कान्हा टू नागपुर। नहीं मालूम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी पहुंच रहा हूँ, जल्दी हो रहा है सब। जनरली मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिप का जब रिटर्न जो रहता है ना, वो जल्दी होता है, वो फीलिंग आता है ऐसा। ये जोहरा सहगल का पोर्ट्रेट मैंने बनाया था 22 साल पहले दिल्ली में 2002 में। वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, वहाँ मैं गया था। तो ये मैंने वहीं लाइव बनाया था, जिसको ऑल इंडिया बेस्ट आर्टिजन नेशनल अवार्ड मिला था दिल्ली में। ये जो भाव आपको दिख रहे हैं, ये एक्टिंग के भाव हैं, क्योंकि ये एक्टिंग की कलाकार थी जोहरा सहगल। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपको भाव दिख रहे हैं, वो असल के भाव हैं, क्योंकि बैगा आदिवासी एक्टिंग करना नहीं जानती। जो भी उनके भाव होते हैं, वो अंदर जो भाव होते हैं वो चेहरे पे होते हैं। अगर वो आपसे खुश हैं तो प्रसन्नता खुश होकर मिलेंगे, और अगर वो आपसे नाराज है तो थोड़ा सा महुआ पी के अपनी नाराजगी उतार देंगे। वो अपने अंदर कुछ नहीं रखते हैं। तो उनके जो भाव हैं मैंने कैद करने का प्रयास किया है। दूसरा, आप जो इनके माथे पे टैटू देख रहे हैं, ये बैगा जनजाति की मुख्य पहचान है। उनका मानना है कि जो सोने चांदी की ज्वेलरी होती है वो तो हमारे शरीर से छीनी जा सकती है और मरने पर तो उतार ही लेते हैं, तो वो गहने हमारे किस काम के। हमारे असल गहने हैं जो हमारे शरीर पे गोदने की तरह सारी उम्र हमारे साथ में होते हैं, और मरने के बाद भी जब हम ऊपर जाते हैं तो वो हमारे साथ में ऊपर जाते हैं और हमारी संस्कृति की पहचान कराते हैं। तो ये जो गोदने होते हैं, जब बच्ची छोटी होती है अपने मायके में 7-8 साल की, तो उसके केवल माथे पे किए जाते हैं। जब उसकी शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, तो सारे शरीर में फिर उसके गोदने किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में कि आपको जंगल के साथ में बैगा नजर आ रहे हैं। यहाँ से कुछ बैगे लकड़ी लाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बैगा जनजाति के लोग अगर अपना जीवन जीने के लिए जंगल का उपयोग करें तो जंगल को कोई नुकसान नहीं है। हजारों वर्षों से वो जंगल के साथ में अपना तालमेल बना के रह रहे थे, क्योंकि जितनी लकड़ी उनको साल भर में जरूरत होती है, उससे कहीं ज़्यादा आंधी तूफान में हर साल गिर जाती है। तो प्रकृति उनको खुद ही सौंप देती है उनके जीवन जीने के लिए उनको सुविधाएं। समस्या ये है कि हमको फर्नीचर बनाने के लिए बड़ी लकड़ी चाहिए। जंगल तब कटता है जब हमारी मशीनें चलती हैं जंगल के ऊपर फर्नीचर के लिए। टाइगर की खाल घर पे सजाने के लिए हमें चाहिए, बैगा को नहीं चाहिए। बैगा के लिए तो बाघ उसका देवता है।
सो उनका जो जीवन है असल में संत की तरह उनका जीवन है जंगल में। इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी जगह होती है 2-4 किलोमीटर का दायरा, उसके अंदर उनका पूरा जीवन बीतता है बड़े ही अच्छे ढंग से खुशहाली के साथ में। हमें जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी दुनिया लगती है। अभी मेरे एक कजिन थे, उनका 2 साल पहले उनको कैंसर हो गया था, वो ख़त्म हो गए। हम मंडला के थे, उनको हम जबलपुर ले गए, जबलपुर वाले ने कहा भैया इनको नागपुर ले जाओ, नागपुर वालों ने कहा इनको मुंबई ले जाओ, और उसके बाद वो नहीं बचे। तो हम लोगों को, आधुनिक लोगों को बहुत बड़ी दुनिया लगती है जीने के लिए, लेकिन बैगा एक छोटी से दायरे में खुश है, 5 किलोमीटर के दायरे में। वहाँ उसके लिए जड़ी बूटी हैं, सारी चीज़ें हैं, खाना है, पीना है, सब कुछ है। ये आप इसमें देख रहे हैं कि एक छोटा सा घर है, झोपड़ी बनी हुई है, उसमें एक महिला बैठी हुई है अपने बच्चे के साथ में, खुश है। ये घर कुछ स्पेशल नहीं होता है, कुछ मिट्टी के दीवारें होती हैं छोटी छोटी सी, उस पर लकड़ी डाल के, उस पर घास फूस डाल दिया जाता है, वो घर बन जाता है। और इस घर में कभी भी मजबूत दरवाजे या ताले की जरूरत नहीं पड़ती, इससे गुजारा हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं जिसके लिए उनको दरवाजे या ताले की जरूरत पड़े। हम तो कहीं 4 दिन के लिए जाते हैं तो आधा ध्यान हमारा घर पे होता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। और बैगा अपने घर वो एक संत का जैसा जीवन के, संत के पास में कुछ डेरा नहीं है उसका, बस जीवन जीने के लिए कुछ छोटी बहुत चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके वो अपने जीवन को जीता है। और उनके जीवन में कुछ भी जो है सहेजने के लिए नहीं है, वो आज में खुश है। तो मेरी पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि वो मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बैगा बहुत शर्मीला प्रजाति है बैगा के लिए, तो मेरी ज़्यादातर पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि उनकी नज़रें झुकी हुई हैं, वो शर्मा रही हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ज्वेलरी भी है इसमें आपको शामिल हो, आपको दिख रही है। तो ये ज्वेलरी कैसे शुरू हुई? पुराने ज़माने में बैगा अपना कुछ चीज़ें लाने के लिए जंगल छोड़ के बाहर आता था, तेल, नमक, कुछ कपड़े, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी, कुछ लकड़ी या कुछ शहद वहद दे करके वो चीज़ें ले लेते थे। पर कुछ लोग खुश होकर उनको पैसे भी दे देते थे, वो पैसे उनके किसी काम के नहीं थे, जंगल में क्या करेंगे, तो उन्होंने उसका माला बना के पहन दिया। इस तरीके से उनको फिर गहने की शुरुआत हुई। तो बहुत पेंटिंग में ब्रिटिश कालीन सिक्कों की माला आपको नज़र आ रही है। मैंने कुछ लोगों के पास में मुगल टाइम के जो चौड़े वाले सिक्के होते थे उसकी भी मैंने मालाएं देखी हैं। तो ये फिर इस तरीके से उनका ज्वेलरी शुरू होती है। इसमें मैंने दिखाया है कि जंगल के साथ में बैगा, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये सरई का पेड़ है, साल, जो कान्हा का मशहूर जंगल है वो साल का पेड़ है। तो ये साल के साथ में बाघ भी है और बैगा भी है, क्योंकि साल का जो पेड़ है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन आप जंगल में जाकर आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। तो इसी पेड़ की विशेषता है कि ये 12 महीना हरा भरा रहता है और ठंडक देता है। और दूसरा जो पेड़ आपको दिख रहा है ये साजा का पेड़ है, ये आदिवासियों का बड़ा देव, भगवान। हमारे यहाँ जो गौड़ आदिवासी हैं, बैगा आदिवासी हैं, वो उसको भगवान मानते हैं, बड़ा देव मानते हैं। कई बार कोर्ट कचहरी में धर्म के अनुसार गीता, बाइबल, कुरान पे लोग हाथ पे रख के शपथ खाते हैं कि मैं सही बोलूँगा, पर शायद मुझे लगता है कुछ लोग झूठ बोल देते होंगे। बैगा लोगों में अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि ये झूठ बोल सकता है तो इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ के बैगा के हाथ में रखा दिया जाता है। बैगा मर जाएगा लेकिन साजा पत्ता को हाथ में रख के कभी झूठ नहीं बोलेगा, इतनी आस्था है उनकी बैगा पर। इसमें मैंने दिखाया है इस पेंटिंग में इनका जो फ्रीडम है, इनका जो लाइफ स्टाइल है, एकदम आज़ादी के साथ में जीते हैं। हमारे पास में दल्लत के गद्दे और एसी तो होते हैं पर नींद और सुविधा सुख नहीं होता, और वो प्रकृति के सानिध्य में खुश हैं, हैप्पी हैं, तो वो मैंने दिखाया है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बाघ, वन और बैगा, ये 2016 में पूना में मेरा एग्जीबिशन हुआ था, ये मैंने वहीं बनाया था। बाघ की पूंछ से मैंने बाघ दिखाया है, पत्तों से मैंने वन को दिखाया है और उनके टैटू से मैंने बैगा दिखाया है कि बाघ, वन और बैगा हजारों वर्षों से एक साथ था। पर हमने बहुत सी अच्छी सभ्यता प्रकृति से बैगा की, उसको जंगल से बाहर ला के उसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। उससे सीखने की जगह उसको हम सिखाने पे तुले हुए हैं। और ये तो हमारी आधुनिकता की दौड़ चल रही है विकास के नाम पे, असल में विकास की यात्रा नहीं है, विनाश की यात्रा है। ये पेंटिंग आपको वही दिखा रही है। ये मैंने कैनवास पे किया हुआ है, ये ऑयल पेंट पे मैंने किया, इसमें कहीं ब्रश का उपयोग नहीं हुआ है, ये मैंने स्पैचुला से ये मैंने काम किया है। तो इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो इसमें एक वृद्ध पेड़ आपको नज़र आ रहा है जो रो रहा है, जिसकी जड़ काट दी गई है, और वो अनगिनत पेड़ों को अपने ऊपर लेके, बोझ को लेके रो रहा है। अभी कोरोना ने साबित करके गया है कि ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे लिए क्या है, और हम हर विकास में पेड़ को ही काट देना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं। ये जो पृथ्वी है ये कभी आग का गोला हुआ करती थी, फिर बाद में इस पे जीवन आया, ये हरी हो गई। अगर हमें पृथ्वी को, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो जंगल को बचाना होगा, वृक्ष को बचाना होगा। ये पेंटिंग भी वही बता रही है कि असंख्य पंछी अपने अंडों को पंजे में दबा के भाग रहे हैं, हरियाली की
खोज में, जीवन की तलाश में, पर जहाँ तक उनकी नज़र जाती है वहाँ तक मरुस्थल ही उनको नज़र आता है। और ये सोच के परेशान है कि भाई इंसान तो पूरी पृथ्वी को नष्ट किए दे रहा है, हम कहाँ जाएंगे। तो अगर हमने आदिवासी संस्कृति को, प्रकृति को नहीं समझा तो फिर एक दिन ये देना जाएगा। जैसे मैंने बाघ नेशनल पार्क का कब्र बनाया है, उसको श्रद्धांजलि दी हुई है कि अगर हमने प्रकृति को नहीं समझेंगे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो बाघ को एक मनोरंजन की दृष्टि से देखने के लिए आते हैं। अगर हम बाघ को एक मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो बाघ नहीं बचेगा। बाघ को संपूर्ण रूप से हमें समझना होगा। तो उसको संपूर्ण रूप से समझने के लिए बैगा संस्कृति को समझना होगा। मैंने सांपों पे भी काम किया, लगभग 2000 से ज़्यादा मैंने सांप को पकड़ के जंगल पे छोड़ा है। तो सांप भी एक कड़ी है बाघ को बचाने के लिए। बहुत कुछ है जिसको हमें समझना होगा। ये मेरी मॉडर्न आर्ट पेंटिंग है जो फ्रांस में डिस्प्ले हुआ था और बहुत जल्दी वहाँ एग्जीबिशन होने वाला है। ये मेरा क्रिएशन है। अभी आपने दुनिया में जहाँ भी पेंटिंग देखी होंगी तो इस टाइप की पेंटिंग में देखी होंगी। इसमें मैंने पीछे फ्रेम को दिखाया है, उन ब्रशों को दिखाया है, कलर पैलेट को दिखाया है। जैसे आज जो प्रकृति है, प्रकृति के बगैर धरती पे कुछ नहीं है। बेस जो है वो नेचर है और उस पर एक आधुनिकता का जाल फैलता चला जा रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है कि जो आधुनिकता का रंगीन जाल है उसमें किस तरह हम फंस के रह गए, हमारा अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। बस ऊपर ऊपर की जो रंगीन परतें हैं उस पर हम अपने आप को ढांक रहे हैं। ये आईनों की दुनिया है और इस आईनों की दुनिया में 3 आईने हैं, जो कि पहला आईना है भूतकाल का, फिर वर्तमान काल का और फिर भविष्य काल का। तो जो पहले आईने के सामने हम खड़े हैं ये है भूतकाल का। ये दिखाता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो प्रकृति के साथ में क्या था, तालमेल बना के रहते थे। तो उनकी छवि धरती पर साफ सुथरी थी इस आईने की तरह। उसके बाद ये है वर्तमान काल का आईना। वर्तमान काल में हमने प्रकृति को छेड़ के और आज जो अपनी कंडीशन हमने कर ली है वो इस तरीके से हमारा अस्तित्व है इसमें हम दिखते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में हम नज़र आ रहे हैं। आज ये जो कोरोना आया है या जो आज जो ग्रह युद्ध की स्थिति छिड़ गई है, ये हमारी आधुनिकता ने हमें दिया है। तो आज वर्तमान हमारा ये हो गया। और अगर हमने प्रकृति को नहीं समझा, अगर हमने नेचर को नहीं समझा तो जो आने वाला भविष्य है उसमें से मनुष्य धरती से गायब हो जाएगा। तो अगर हमने आदिवासी सभ्यता को नहीं समझा, अगर हमने प्रकृति को नहीं समझा तो एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा जब धरती से इंसान खत्म हो जाएगा। तो जो भविष्य काल का आईना है इसमें आप देखते हैं अपने आप को, तो इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं पर इंसान नहीं दिखता है। फोटो सेशन चालू है। और ले लो एक दो। चलो आशीष जी, बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे बैगा पे करते हैं। और मेरा जो भी होगा वहाँ पर नागपुर में एग्जीबिशन का, तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सीधा यहाँ से नागपुर। हाँ, रुकते रुकते जाएंगे। हाँ। चलो चलो, बाय बेटा। एक पानी का बोतल लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया रहा आशीष जी से मिलके, कुछ शूट वूट भी किए एंड काफ़ी बातचीत हुई। इज़ ए वेरी डिवोटेड बायगा के अपलिफ्टमेंट, उनके अपकीफ और ये सब चीज़ों के लिए जो है बहुत डेडिकेटेड है वो। एंड हिज आर्ट इज़ माइंड ब्लोइंग।
क्या थीम रहते उनके, मैंने द स्केचेस, द शेड्स, सुपर्ब। चलो फिर आज तो रिटर्न जर्नी है कान्हा टू नागपुर। 255 किलोमीटर्स का रन रहेगा और अभी बज रहे हैं 10। तो इवनिंग टाइम पहुंचूंगा। वैसे राइड ये पूरा राइड जो है अच्छा ही रहा है अभी तक। 30 किलोमीटर तो स्ट्रेट ही जाना है भाई। चल बंद ही रखो इसको। लेकिन मेरे को मेरे ओपिनियन से मैंने जो पहले देखा था कान्हा और अभी जो देखा है ना, लेस इम्प्रेस। हो सकता है सीजन भी मेरा वो डिफरेंट था, ये सीजन डिफरेंट है। पेड़ों की डेंसिटी कम लग रही है ना, जो शेड की डेंसिटी है वो कम हो गई है बहुत। खैर अभी ड्राई वेदर है पूरा, लेकिन आई वॉज होपिंग कि भाई इतना भी नहीं होना चाहिए था, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है अभी, हो सकता है यहाँ पे ऑन रेगुलर बेसिस ऐसे ही रहता होगा। अब मैं हार्डली एक ही बार आया था पहले। और कल जो है आने के बाद तो राइड लिया था सफारी, वो भी कैंटर में। एंड बड़ा है ना हौच पौच वाला था वो पूरा। वहाँ पे सफारी का जो है ना, वहाँ काफ़ी हौच पौच है ना, नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। लोग आउट ऑफ द वे जो है वीआईपी रेफरेंस लेके आके जो है बुकिंग कर ले रहे हैं। एंड अंदर जो है फॉर्म अंदर ही रखा हुआ है, फॉर्म बाहर नहीं दे रहे हैं। उनका वो है शायद वहाँ पे रूल है कि भाई एक दिन पहले जो है बुकिंग करना पड़ता है, ऐसा कुछ तो भी है। एंड कोई क्लियरली जो है वहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है बराबर, है ना, वो नहीं था, है ना। विंडो में जो है प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जैसा मैं तो एक लेमैन था भाई, मैं तो घूमते फिरते आ गया, तो देखने के इसमें था। खैर ठीक है, वहाँ पे हो गया तो सब बताए थे, तो सबने जो हैबिचुअल रेगुलर जो है उनको मालूम है ये सब चीज़ें, तो वो बताए वो चीज़। तो ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन दूसरा कोई और आएगा तो उसको तो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन वो मेरे को बहुत ख़राब लगा यार, अलग से आके किसी का नाम का रेफरेंस देके उसको फट से फॉर्म दे दिया एंड वो बुकिंग हो जा रही है। ये कान्हा से एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को ये। आजकल साला वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया। वीआईपीओ की गाड़ियाँ धड़ धड़ करके अंदर आ जाती है। जब पानी लिया जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। तो फाइनल टेक ऑफ फ्रॉम कान्हा। पानी का बॉटल ले लिया हूँ। द जर्नी बिगिंस नाउ।
ये तो अभी ये नैनपुर शिवनी रोड पे लग गया हूँ। यहाँ से शिवनी लगभग 70 किलोमीटर, वहाँ से नागपुर 120, ऐसा ही कुछ रहेगा। शिवनी से नागपुर तो पूरा 4 लेन ही है। लगता है शिवनी, नहीं तो उसके पहले या फिर शिवनी के बाद लंच के लिए रुकूंगा। और अभी बज रहे हैं 11:30 और आज है संडे। और डुग्गू भाई का जो है खाना हो गया, उसका पेट भर दिया हूँ, पेट्रोल भरा दिया हूँ। तो डुग्गू भाई अभी भरपेट है। और डुग्गू भाई तो माइलेज भी अच्छा ही मिला है अभी तक के पूरे राइड का जो है टोटल डिस्टेंस कवर हो गया है 797.6 किलोमीटर्स राइट नाउ। नियरली अराउंड 1000 किलोमीटर का हो जाएगा शायद। 1000 क्रॉस तो होगा नहीं, लेकिन नियर अबाउट हो जाएगा वो। अभी तक के पूरे राइड का, पूरे ट्रिप का बड़ा ऑसम एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छे सीनिक रूट से गया हूँ। और जो रूट से गया था वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है ना, नो ट्रैफिक। यहाँ तो भी जो है लोग दिख रहे हैं। आज ऐसे इतनी धूप नहीं है, मेरे को लगता है क्लाउडी है हल्का हल्का। कार के पीछे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे ट्रक, ट्रक के पीछे ट्रक। शिवनी 66। ये शिवनी के आउटर रिंग रोड से नागपुर जबलपुर हाईवे को जो है टच करूंगा मैं। राइट साइड में शिवनी,
अभी बज रहे हैं 1:05 कम। अब ये मोबाइल का जो स्टैंड है वो हो गया ढीला। अब मोबाइल को बैग में रख रहा हूँ तो सुपर हॉट हो जा रहा हूँ, इसलिए मोबाइल चालू भी नहीं कर पा रहा हूँ। इरिटेटिंग हो गया यार। थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो इसको मोबाइल को निकाल के जेब में रखना पड़ता है अभी, क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है। और ये बाईपास रोड जो है ना, गड्ढे गुड्ढे बहुत रहते हैं इसमें, और बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं। नागपुर से सिवनी सॉरी, मुझे लगता है 120 किलोमीटर होगा शायद, है ना। हाफ रास्ता तो क्रॉस हो गए। पाँच 6 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी थोड़ी देर में लंच ब्रेक लूँगा और थोड़ा अच्छा ब्रेक लूँगा। एक सवा घंटे का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि लगभग नॉन स्टॉप ही चलाते हुए आया हूँ। बीच में 1-2 ब्रेक लिया था बस, वो इतना लॉन्ग ब्रेक नहीं था, शॉर्ट ब्रेक्स थे। आज क्यों नहीं मालूम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी पहुंच रहा हूँ, जल्दी हो रहा है सब। जनरली मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिप का जब रिटर्न जो रहता है ना, वो जल्दी होता है, वो फीलिंग आता है ऐसा। यार अभी फिर पूछना पड़ेगा यहाँ। भैया नागपुर आगे चौक से लेफ्ट, वो हाईवे लग जाएगा ना वहाँ से। चलो थैंक यू। मेन हाईवे पे लगा जाए, उसके बाद फिर जो है खाने का ढूंढना पड़ेगा। पहले ये बाईपास नहीं था, शिवनी सिटी के अंदर से जाना पड़ता था, ऐसा गली गुली के अंदर उधर से। शिवनी ऐसा है बड़ा बहुत। और ठंडा है, ऐसे भी आज क्लाउडी है, लेकिन क्लाउडी में भी जो है पीछे गर्म हो रहा था। सिवनी आने के 10-15 किलोमीटर से जो है वेदर कूल हो गया।
मैंने जो एयर फ्लो जो आ रहा है वो एयर फ्लो में ठंडक है, कूल कूल। ये आ गया लगता है। यस, नागपुर 120 किलोमीटर्स। मैंने, मेरा अनुमान बराबर था। ये 4 लेन तो नहीं है ये और आगे जाके कनेक्ट होगा 4 लेन को। फोर लेन उस साइड से है, क्योंकि जब गया था मैं तो शिवनी जो है राइट साइड में पड़ा। हाँ, 4 लेन दिखे, ट्रक दिखिए। ये आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट होगा शायद। चलो भाई, लग गए लाइन पे। यहाँ से तुरिया गेट 55, किपलिंग्स कोर्ट 54, रुखड़ 20, कर्मझरी गेट 40। ये पूरे जो है ये पिंच वाले है ये गेट्स। और नागपुर है 121। अभी ढूंढना पड़ेगा ढाबा लेफ्ट साइड में। अब बज रहे हैं 1:05। ट्रकें खड़ी है क्या यहाँ पे? कोई ढाबा हुआ है, लगता ढाबा है, नहीं है। ढाबा उस साइड है शायद। यार अरे वाह, सावजी भोजनालय है। चलो ये ऐसा कसरत करना पड़ता बाबा पैर निकालने के लिए। ये ले ये चलो फिर अभी खाना वाना खाया जाए। आज का दोपहर का लंच न्यू अन्नपूर्ण महाराष्ट्रियन फैमिली रेस्टोरेंट। एक थोड़ा लंबा ब्रेक लेने के बाद, लंच ब्रेक, फिर रास्ते पे चल दिए। आज का लंच चिकन, रोटी, जीरा राइस,
पापड़, पानी का एक बॉटल, सब मिला के 335 रुपये हुए। चिकन, देसी चिकन था, टेस्ट ठीक ठाक है ना, वो नागपुर के सावजी जैसा वैसा टेस्ट नहीं था, ये था ठीक है। अब यहाँ से नागपुर 110 वगैरह होगा शायद। अब तो पूरा 4 लेन ही है। आगे पहाड़, ट्री लाइन वाले पहाड़, मनसर के पहाड़। बस मनसर यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है। यहाँ से यहाँ से फिर नागपुर 40 किलोमीटर, मैंने नागपुर के नज़दीक ही आ गए हैं। मैंने जहाँ से खाना खाने का जो शुरू किया तो एक 70 किलोमीटर्स का एक कंप्लीट जो है पैच मार दिया हूँ नॉन स्टॉप। अब मनसर में थोड़ा सा 10-15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर लास्ट लेग ऑफ जर्नी। ये है मनसर का वो ट्री लाइन हिल, दूर से समझ में आ जाता कि मनसर आ गया है। ये नीचे की तरफ जो है मनसर के लिए रास्ता जाएगा, मनसर लेफ्ट साइड में है। और यहीं से लेफ्ट साइड की तरफ रामटेक। और रामटेक का रास्ता। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद निकल लिए फाइनल लेग ऑफ जर्नी। यह है कनान। संडे मार्केट बैठ रहा है शायद। अभी बज रहे हैं 4:05 कम। ये कनान रिवर। Final destination is nearly around 18 kilometers.
ओ दादा मेरे, भैया बात कर ले नहीं तो चला ले। पहले ऐसे हेड़े है। लो भैया आगे अपना पड़ाव आखिरी। क्या मिस को चिल्ली चलो আমাকে हाँ হলো হলো हाँ কি হুম 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 हाँ 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 अच्छा 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 चलो এখন আমাকে জিনিস থেকে সব বার করতে দে ठीक है। तो ऐसा था मेरा 4 दिन का मोटरसाइकिल सोलो राइड, नागपुर टू बेड़ाघाट, बेड़ाघाट टू अमरकंटक, अमरकंटक टू कान्हा एंड बैक टू नागपुर। 4 दिन के इस सोलो राइड में ऐसे दिक्कत तो ऐसे कुछ आई नहीं है। गाड़ी मेरी डुग्गू जो है 1 नंबर चली है, कोई इशू नहीं है। हमारे लिए राइडर्स के लिए जो है हमारी बाइक जो है वो सर्वप्रथम जो है इंपॉर्टेंट रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आवर बाइक एंड बाइक इज आवर लाइफ लाइन। एवरी राइडर जो है उनका लाइफ लाइन उनका बाइक है। इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो कोशिश की है मेरी इससे जो है जितना हो सके उतना कवर करके जो है आप लोगों के सामने दिखाने की पूरी कोशिश की हूँ। 4 एपिसोड्स बनाए अलग 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 4, जिसमें मैंने ज्यादातर जो है फोकस्ड है मेरा ऑन रूट, उसमें बातें करके जो ऑन रूट जो दिखाना ये सब चीजें जो है उस पर ज्यादा फोकस था। एंड डेस्टिनेशंस का भी था, वो भी जितना हो सके उतना दिखाया। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये मोटरसाइकिल सोलो राइड मोटो व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कुछ अगर कमी रही तो उसका फिर हम आगे के इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। एंड हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके क्या कर ही दीजिए अभी सब्सक्राइब करने में जाता क्या है। कम से कम जो है वो सब्सक्रिप्शन आपका जो होने से हमारे जो है ये हमारा जो ये मेरा जो ये चैनल का कम्युनिटी जो है ये बढ़ेगा तो ये कंटेंट जो है और दूसरों के पास भी जो है दिखेगा। ये इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है कंटेंट का रीच बढ़ता है। लोग देखे तो सही कि ऐसा भी होता है, बाकी तो क्या सब तो बार बार जो है सब लेह लद्दाख ये सब चलता है। अरे भाई सेंट्रल इंडिया भी है, सेंट्रल इंडिया में भी है। इंडिया जो है इतना डाइवर्स है कि ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर्स में जो है आपको एक अलग ही जो है सिनेरियो दिखता है। तो ये सब चीजें भी दिखाएंगे और वो भी करेंगे, जितने हॉटस्पॉट्स है वो भी जाएंगे। लेकिन ये हमारा जो ये टाइगर कैपिटल और हमारे जो है नेबरहुड्स का जो है एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी वो भी हम दिखाएंगे। तो इसीलिए इसको करिए सब्सक्राइब, चैनल को ग्रो होने दीजिए, इसमें हमको मोटिवेशन भी मिलता है। एंड कान्हा में मैं आशीष जी से जो है वहाँ पे आशीष कछवा उनसे जो है वहाँ पे उनका आपको दिखाया एपिसोड 4 में उनका आर्ट गैलरी इसके बारे में वो उन्होंने डिस्क्राइब भी किया वो सब चीज़ें। तो उनके साथ एक पॉडकास्ट भी किया मैंने।
तो आप चैनल में स्टे ट्यून्ड रहिए, जल्दी आने वाला है वो पॉडकास्ट जिसमें बाइगा का जो हेडमैन है वो भी है। तो उनका आशीष जो है वो उसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से जो है उनका स्ट्रगल पीरियड क्या 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 ये सब पूरा अभी तक के जो है उनका जो ग्रोथ हुआ है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने प्रॉब्लम्स आए, क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट। उनके एवरी ऑरा ही जो है पूरा आर्टिस्टिक ऑरा है। आप देख ही लिए उनकी पेंटिंग्स किस क्वालिटी की है। एंड ही इज नाउ इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट है, यानी पूरे वर्ल्ड का जो है मिलान, वो तो हब है आर्ट का। तो उनका जो है पेंटिंग फ्रांस के पार्लियामेंट में लगा है। तो ये उनका जो है स्टेचर है। आई वॉज लकी कि मैं उनसे मेरी मुलाकात पहले हो चुकी थी, तो मेरी जान पहचान थी। एंड कभी ऐसा डिस्कनेक्टेड नहीं हुए, मैं बीच बीच में भी जो है कनेक्ट होते रहे, बातचीत होती रहती। तो ऐसा जो है मेरा मेन कान्हा जाने का मोटिव वही था। राइड वगैरह जो है, जंगल राइड वगैरह, दैट वाज सेकेंडरी। मेरा मोटिव ये था। तो वो चीज जो है किया, मुझे बहुत पसंद आया, मजा आया मुझे। होप करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एक डिफरेंट वे ऑफ दिखाने का तरीका था। एक आर्ट को जो है, आर्ट हैज टू बी गिवन मोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंस जो है उसको देना बहुत जरूरी है आर्ट को, बिकॉज आवर लाइफ इज फुल ऑफ आर्ट। सो होप यू हैव लाइक्ड माय होल motor vlog. So thanks for watching.